वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 82 पेज पर प्रथम पंक्ति है और बीच में आया है ततश्च प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा। बराबर। शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सद्रीचीना काचादि दोष समवहिता रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानाभासा कारेण च परिणमते। मिला। चलिए, तो थोड़ा सा संदर्भ बात यह चल रही है कि वेदांत मत के अनुसार शुक्ति के ऊपर रजत प्रतीति होते समय, रज्जु के ऊपर सर्प का भान होता है, उस समय उस सर्प ज्ञान का विषय सर्प और इदम रजतम इस ज्ञान का विषय रजत अनिर्वचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होता है। इस पर नैयायिकों ने शंका की थी कि वहां पर प्रातिभासिक रजतादिक की उत्पत्ति आप मानते हो, किंतु यह आपका मानना ठीक नहीं है, क्योंकि रजत आदि की उत्पत्ति के लिए जो सामग्री चाहिए रजत के अवयव आदि, वो तो वहां पर है ही नहीं है, तो कैसी रजत की उत्पत्ति आप मानते हो? ऐसा पूर्व पक्षी ने पूछा वेदांतियों को। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो कि शुक्ति के ऊपर रजत उत्पन्न होता है और वहां तो रजत को उत्पन्न करने के लिए जो रजत के अवयव आदि सामग्री अपेक्षित होती है वो वहां नहीं है, बात सही है, किंतु प्रातिभासिक रजत आदि की उत्पत्ति के लिए लौकिक सामग्री की अपेक्षा हम करते ही नहीं है। वहां बिल्कुल सामग्री ही नहीं है, ये बात नहीं, सामग्री तो है किंतु लौकिक सामग्री नहीं है। फिर कौन सामग्री है? तो बताया कि प्रातिभासिक रजत उत्पत्ति के लिए लौकिक सामग्री से विलक्षण भिन्न ही सामग्री है। तो कौन सामग्री है उस बात को बताना है, किंतु उसके पहले तो बता रहे हैं कि होता क्या है वहां पर। तो जिस व्यक्ति के नेत्र आदि में कुछ दोष होते हैं, काच कामलादिक दोष होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो नेत्र है उस नेत्र के द्वारा अंतकरण की वृत्ति बाहर जाकर, बाहर जो द्रव्य विद्यमान है शुक्ति आदि, उस द्रव्य के साथ चक्षुर आदि का संयोग होता है, ठीक है, और पूर्ववर्ती द्रव्य के साथ संयोग होकर वृत्ति उत्पन्न होती इदम आकारा। इदम आकारा, इदम को विषय करने वाली वृत्ति। तो इदम क्या चीज है? तो अधिष्ठान जो शुक्ति, उस शुक्ति का ही एक अंश है इदम, जो कि सामान्य अंश है, और शुक्तित्व विशिष्ट शुक्ति विशेष अंश है। तो शुक्ति को विषय करने वाली वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि नेत्र आदि में दोष है। फिर जो वृत्ति उत्पन्न हुई वो इदमाकार वृत्ति उत्पन्न हुई और चाकचिक्याकार वृत्ति उत्पन्न हुई, और उस वृत्ति में है कि नहीं, इदमावच्छिन्न चैतन्य अभिव्यक्त होता है, क्योंकि वृत्ति जिस जिस पदार्थाकार होती है उस पदार्थावच्छिन्न चैतन्य उस वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, और वृत्ति में उस पदार्थावच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति होना ही उस पदार्थ का साक्षात्कार है, ठीक है। तो वहां पर फिर अंतकरण की वृत्ति का निर्गमन होकर विषय जो इदम वहां तक वृत्ति गई है, इदमाकार हुई है। तो हुआ क्या? तो इदमावच्छिन्न चैतन्य और वृत्तियावच्छिन्न चैतन्य का अभेद हुआ। इतना ही नहीं, तो इदमावच्छिन्न चैतन्य का, वृत्तियावच्छिन्न चैतन्य का
और प्रमातृ चैतन्य का वहां पर अभेद हुआ है। और इस प्रकार तीनों चैतन्यों का अभेद हो जाना, विषय चैतन्य, इदमावच्छिन्न चैतन्य, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य और प्रमातृ चैतन्य, इनका अभेद होने पर होता क्या है, अधिष्ठान जो शुक्ति का सामान्य अंश इदम, उसका प्रत्यक्ष हुआ। तो इदम का प्रत्यक्ष है और इदम को विषय करने वाला जो ज्ञान वो भी वहां पर प्रत्यक्ष है। इतने अंश में वो प्रत्यक्ष हुआ। अब हुआ क्या, होता क्या है वहां पर, तो इदमावच्छिन्न है कि नहीं, इदमावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या, उस अविद्या का परिणाम होता है रजताकार और रजत के ज्ञानाकार। इस बात को अब कह रहे हैं, अर्थात उस रजत का उपादान कारण कौन है और उस रजतादिक का निमित्त कारण कौन है, इस बात को अब बता रहे हैं। तो यहां तक पहली प्रक्रिया बता दी। अब आगे कह रहे हैं ततश्च, मिला पंक्ति, ततश्च प्रमातृ चैतन्याभिन्न इत्यादि पंक्ति आ रही है। तो पद आया है ततश्च। ततश्च का क्या अर्थ है, तो ततः का अर्थ लिखिए। ततश्च मतलब अधिष्ठान सामान्यस्य, अधिष्ठान सामान्यस्य साक्षात्कारे सति, अधिष्ठान सामान्यस्य साक्षात्कारे सति, ठीक है, अधिष्ठान सामान्य का साक्षात्कार होने पर, मेरा पंक्ति, ततश्च प्रमातृ चैतन्य भिन्न, ठीक है ना, अधिष्ठान सामान्य इदमंश उसका साक्षात्कार होने पर आगे क्या, तो प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा, कौन, सुक्तित्व प्रकार का अविद्या, अविद्या को पकड़िए। तो अविद्या कहाँ है, वो अविद्या किसकी का, किस अविद्या मतलब अज्ञान, किसका अज्ञान, तो सब बात बता रहे हैं। तो प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा, कौन, अविद्या। कैसी अविद्या, सुक्तित्व प्रकार का अविद्या, मिला। तो प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा, तो वहां पर विषय चैतन्य कौन है, तो विषय चैतन्य उस पर लिखिए इदमावच्छिन्न चैतन्य, विषय चैतन्य मतलब इदमावच्छिन्न चैतन्यम। और निष्ठा पद आया है, निष्ठा पद का अर्थ लिखिए आश्रिता, ठीक है। अब अर्थ देखिए, तो प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा, प्रमातृ चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य, उस विषय चैतन्य के आश्रय से रहने वाली कौन, अविद्या। अविद्या पद है ना आगे, तो उसका ही विशेषण है। तो प्रमातृ चैतन्य से अभिन्न है कौन, विषय चैतन्य। कैसे, कि ऊपर बताया कि नहीं, अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर इदमाकार हुई, उस समय इदमावच्छिन्न चैतन्य, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य और प्रमातृ चैतन्य, इन तीनों का क्या हुआ है, अभेद। तो प्रमातृ चैतन्य से अभिन्न है कि नहीं, कौन, विषय चैतन्य। विषय चैतन्य मतलब कौन, इदमावच्छिन्न चैतन्य। लग गया कि नहीं। तो प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा, उस चैतन्य के आश्रय से रहने वाली कौन, अविद्या। अब इदम का तो ज्ञान हुआ है, शुक्ति का ज्ञान हुआ है कि उस समय नहीं, मतलब शुक्ति का क्या है, अज्ञान अर्थात अविद्या। वो अविद्या कहाँ रह रही है, चैतन्य में, क्योंकि अविद्या का आश्रय, अविद्या का अधिष्ठान कौन होता है, चैतन्य। कौन चैतन्य, प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य, उसके आश्रय से है वो कौन, अविद्या। कौन अविद्या, वो अविद्या को बता रहे, कौन से अविद्या, सुक्तित्व प्रकार का अविद्या। मिला पंक्ति। उसके पहले ये जो पहला पद आया उसका विग्रह लिखते हैं।
प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा, ये पद आया कि नहीं उस पर। प्रमातृ चैतन्य भिन्नम, प्रमातृ चैतन्य भिन्नम यत् विषयावच्छिन्न चैतन्यम, प्रमातृ चैतन्य भिन्नम यत् विषयावच्छिन्न चैतन्यम बराबर इदम अवच्छिन्न चैतन्यम, इदम अवच्छिन्न चैतन्यम अर्धविराम तन्निष्ठा, तन्निष्ठा बराबर तदाधारा, तदाधारा इति विग्रह, इति विग्रह। ठीक, देखो भाई, प्रमातृ चैतन्य भिन्न, प्रमातृ चैतन्य के साथ अभिन्न जो विषयावच्छिन्न चैतन्य, मतलब कौन, इदमावच्छिन्न चैतन्य, तन्निष्ठा तद आधार, उसके आधार, उसके अधिष्ठान पर है कि नहीं, उसके आधार से रहने वाली कौन, अविद्या। हाँ देखिए फिर आगे मूल में, प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या। कौन से विद्या, शुक्तित्व प्रकारिका, मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। शुक्तित्व प्रकारिका बराबर शुक्तित्व विषयिणी, शुक्तित्व विषयिणी ठीक है अविद्या। अर्थ देखिए भाई, शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या मतलब शुक्तित्व को विषय करने वाली अविद्या। ध्यान दीजिए, अविद्या का भी एक विषय होता है, जैसे ज्ञान का विषय होता है। तो अयम घट, ये घट का ज्ञान है, अयम घट इस ज्ञान का विषय कौन, घट। अयम पट इस ज्ञान का विषय कौन, पट। जैसा ज्ञान का विषय होता है उस प्रकार अविद्या का भी विषय होता है। समझ लीजिए किसी ने आपको पूछा क्या कि भाई तुम देवदत्त को जानते हो, तो वो सामने वाला यदि नहीं जानता है तो क्या कहेगा, मैं देवदत्त को नहीं जानता हूं। अर्थात देवदत्त विषय क्या हुआ, अज्ञान, अविद्या। उस अज्ञान का अर्थात अविद्या का विषय कौन, देवदत्त। जिसको नहीं जानते वो विषय हो जाता है। अब यहां पर अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर इदम तक गई, इदम आकार हुई बराबर। तो उस समय शुक्तित्व का ज्ञान है क्या, नहीं है। तो शुक्तित्व विषय क्या है फिर, अविद्या है, अज्ञान है तो सामने शुक्ति, किंतु शुक्ति में शुक्तित्व का ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल इदम रूप से ज्ञान हो रहा है। तो शुक्तित्व विषयक वहां पर पड़ी है कौन, अविद्या। कहाँ है वो अविद्या, प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषयावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा। प्रमातृ चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य, इदमावच्छिन्न चैतन्य, उस चैतन्य के आश्रय से है कौन, अविद्या, है कि नहीं। फिर वो अविद्या क्या करती है, तो आगे देखिए फिर शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या मिला। उस अविद्या शब्द का अन्वय किसके साथ है, अंतिम शब्द आया है परिणमते, मिला। उस अविद्या परिणाम को प्राप्त होती है। बोलेंगे किम रूप परिणाम को प्राप्त होती है वो, तो उस परिणमते के पीछे दो तीन शब्द देखिए, रजत रूपार्थाकारेण मिला, रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते। तो परिणमते, परिणमते का कर्ता कौन है, अविद्या। अविद्या परिणमते, अविद्या का परिणाम होता है। अविद्या केन रूपेण परिणमते, रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते। मतलब वो अविद्या
जो है शुक्तित्व विषयक अविद्या, वो अविद्या क्या, रजत रूपार्था कार्य, मतलब रजत रूप अर्थ, रजतात्मक अर्थ, रजत रूप से परिणाम को प्राप्त होती है। अर्थात अविद्या रजत का आकार धारण करती है, और केवल रजत रूप से ही नहीं वो आकार धारण करती, अपितु रजत का ज्ञान, इदम रजतम ज्ञान है कि नहीं, तो रजत का ज्ञान रूप से भी वही परिणत हो रही है। कौन, अविद्या। तो अविद्या का दो रूप से परिणाम, रजत रूप से और रजत ज्ञान रूप से। लग गया जी। तो रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण, रजत ज्ञानाभास, रजत का ज्ञान जो आभासात्मक ज्ञान है उस रूप से भी उस अविद्या का ही परिणाम हुआ है। लग गया अर्थ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा कि ठीक है प्रमातृ चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठा विद्या है मान्य, उस अविद्या का परिणाम रजत है, रजत का ज्ञान है, ये भी मान्य है, किंतु उस अविद्या का रजत रूप से ही परिणाम क्यों हुआ, घट रूप से, पट रूप से, मठ रूप से या सर्प रूप से वहां पर परिणाम क्यों नहीं हुआ, रजत रूप से ही परिणाम को प्राप्त क्यों हुई वो अविद्या, क्या कारण है। तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है क्या, तो अविद्या तो उपादान कारण है, किंतु उपादान कारण को सहकारी होता है निमित्त कारण, और दूसरा कोई निमित्त कारण। जैसे घट के लिए उपादान कारण है कौन, मिट्टी, और केवल मिट्टी रखा रहेगी तो घट बनेगा क्या, नहीं, उसके लिए निमित्त कारण चाहिए कि नहीं, दंड चक्र कुलाल आदि सब। उस प्रकार यहां पर रजत का उपादान कारण अविद्या है, बात सही, किंतु उस अविद्या के लिए सहकारी कारण जो है वो कौन है वो देखेंगे, इसलिए वो रजताकार परिणाम को ही प्राप्त होती है। तो बीच में दिया है फिर उस अविद्या की विशेषण, कैसी अविद्या है वो, तो आगे देखिए, चाक चिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सद्री चीना, कौन, अविद्या, अविद्या का विशेषण है। और कैसी अविद्या, और एक विशेषण आगे, काचादि दोष समवहिता, कौन, अविद्या। ऐसी अविद्या रजत रूप से परिणाम को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो फिर उस रजत का उपादान कारण कौन, निमित्त कारण कौन, ये सब समझ में आ जाएगा, अर्थात प्रातिभाषिक पदार्थ की सामग्री समझ में आ जाएगी। पूछी थी उसने सामग्री क्या है करके, है कि नहीं, तो चलो फिर, तो चाक चिक्यादि पंक्ति मिली कि नहीं, तो देखिए भाई, चाक चिक्यादि सादृश्य, ये जो पंक्ति आई है कि नहीं, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, उसका विग्रह लिखते हैं। तो चाक चिक्यादि रूपम, चाक चिक्यादि रूपम यत् सादृश्यम, चाक चिक्यादि रूपम यत् सादृश्यम तस्य दर्शनेन, तस्य दर्शनेन समुद्बोधितः, समुद्बोधितः यह रजत संस्कारः, यह रजत संस्कारः तेन तेन सद्रीचीना, तेन सद्रीचीना बराबर सहकृतेन, ठीक है ना, किंवा सहकृता देख सकते हैं, सदृचिना मतलब सहकृता, इति विग्रह हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो जो मूल का पद है उसका विग्रह बताया, चाक चिक्यादि सादृश्य संदर्शन, ऐसा पद आया है ना, तो देखिए चाक चिक्यादि रूप यत् सादृश्यम, चाक चिक्य ये सादृश्य है दोनों में, किन दोनों में,
शुक्ति और रजत, इन दोनों में क्या है? सादृश्य है। और सादृश्य का ज्ञान हुआ क्योंकि बताया था कि नहीं ऊपर, इदमाकार वृत्ति हुई और चाकचिक्याकारा वृत्ति हुई। सादृश्य का ज्ञान हुआ, चाकचिक्य का ज्ञान हुआ, तो उससे क्या हुआ? संस्कार उद्भुत हुए। जो अंतकरण में छिपे हुए पड़े थे रजत के संस्कार, वो जागृत हुए, उद्भुत हुए। ठीक है ना? वही लिखा, चाकचिक्यादि रूपम यत् सादृश्यम, लगा, तस्य सादृश्यस्य दर्शनेन, उस सादृश्य के ज्ञान से, दर्शनेन समुद्बोधित, सम्यक उद्बोधित, अच्छी तरह से जागृत हुए। कौन? यह रजत संस्कार और रजत का संस्कार। तेन सधृचिना, तेन सहकृता, वो रजत के संस्कार है सहकारी कारण, निमित्त कारण, जिसके लिए ऐसी वो कौन? अविद्या। लगा अर्थ? पंक्ति देखिए, चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित, उद्बोधित जो रजत संस्कार वो है सदृचना, मतलब सकृत, जिसके लिए, ऐसी वो अविद्या। और कैसी भाई? तो आगे लिख रहे, काचादि दोष समवहिता। काचादि, नेत्र में काचादि दोष है कि नहीं? काच कामलादि दोष है। उन दोषों से समवहिता, समवहिता का अर्थ है युक्ता। हाँ, काचादि दोष से युक्त है, सहित है, वह अविद्या है कि नहीं? तो इन सहकारी कारण के साथ, है कि नहीं, ऐसे जो निमित्त कारण है उनको लेकर वो अविद्या परिणमते, परिणाम को प्राप्त होती है। किम रूप से? रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते, परिणाम को प्राप्त होती है। कौन? अविद्या। ठीक है, तो ये सामग्री हुई। तो पूछा क्या था कि भाई लौकिक सामग्री तो वहां है ही नहीं है, तो सिद्धांतियों ने बताया लौकिक सामग्री वहां न होने पर भी विलक्षण सामग्री है। तो विलक्षण सामग्री कौन है? अविद्या है। विलक्षण सामग्री कौन है? संस्कार है। विलक्षण सामग्री कौन है? काच कामलादि दोष है। ये सब सामग्री है प्रातिभाषिक पदार्थ उत्पत्ति की। लग गया अर्थ? तो क्या सिद्ध हुआ? फिर वहां पर अनिर्वचनीय रजतादिक उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? उनका ज्ञान होता है। जबकि उस नैयिक ने कहा था कि इदम रजतम, यह ज्ञान होते समय उस ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक कोई रजत उत्पन्न होता है ऐसा न मानकर देशांतरी रजत मानो। तो उसका उत्तर दिया देशांतरी रजत नहीं है, प्रातिभाषिक रजत ही वहां पर उत्पन्न होता है। लगा अर्थ? चलिए आगे। फिर यहां पर परिणामते पद आया कि नहीं? वो अविद्या परिणाम को प्राप्त होती है, किंतु परिणाम किसको कहते हैं? और परिणाम के साथ साथ एक विवर्त शब्द जब आता है तो विवर्त किसको कहते हैं, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। अतः वो आगे का विषय आ रहा है। देखियो, परिणामो नाम, अविद्या का परिणाम हुआ कि नहीं? तो परिणाम क्या चीज है उसको बता रहे आप। परिणामो नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही, ये परिणाम का अर्थ है भाई। परिणाम की परिभाषा है परिणामो नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति। ठीक है, उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति। कार्यापत्ति, कार्यापत्ति का अर्थ लिखिए कार्याकारेण उद्भव। कार्याकारेण उद्भव, कार्याकारेण उद्भव, कार्य रूप से उद्भव, यही है परिणाम। किंतु कैसा? उपादान समसत्ता, उपादान कारण की जो सत्ता है उसी सत्ता में कार्य उत्पन्न होना, वो होता है परिणाम। लग गया अर्थ? जैसे मिट्टी का परिणाम है कौन? घट। क्यों?
मिट्टी जो उपादान कारण है उसकी सत्ता के समान सत्ता वाला कार्य है घट। मिट्टी की सत्ता व्यवहारिक सत्ता, घट की सत्ता व्यवहारिक सत्ता है, और अन्यथा भाव है तो परिणाम है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो सत्ता तीन प्रकार की होती है। तो परिणाम और विवर्त इनकी व्याख्या दिखा देंगे, और आपको उसके पहले सत्ता तीन प्रकार की जो बताई जाती है उनकी क्या परिभाषा है वो लिख लेंगे। नंबर एक, पारमार्थिकत्व किंवा पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिकत्व, तीन सत्ता होती है, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता क्या होती है लिखिए, पारमार्थिकत्व बराबर कालत्रयाबाध्यत्वम। कालत्रयाबाध्यत्वम हो गया। नंबर दो, व्यवहारिकत्वम। व्यवहारिकत्वम बराबर ब्रह्म ज्ञानेतर, ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञानाबाध्यत्वम। ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञानाबाध्यत्वम, ज्ञान अबाध्यत्वम। ठीक। नंबर तीन, प्रातिभाषिकत्वम बराबर ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्वम। ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्वम। हो गया। देखो भाई अर्थ, पारमार्थिक वो होता है कालत्रय अबाध्यत्व, तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या, पारमार्थिक या पारमार्थिक सत्तावान। ऐसे ये कई चीज है, कौन, ब्रह्म है कि नहीं, तीनों कालों में उसका बाद होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, व्यवहारिक क्या है भाई, तो कह रहे ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान अबाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर इतर ज्ञान से बाधित न होना जिसमें है वो हुआ व्यवहारिक। जैसे घटपट ये जगत है, वो ब्रह्म ज्ञान से बाधित होता है, बाधित होना मतलब मिथ्या ठहरना, मिथ्या है ऐसा निश्चय होना। तो ब्रह्म ज्ञान से ही बाधित होता है कि ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर इतर ज्ञान से भी बाधित होता है, ब्रह्म ज्ञान से ही बाधित होता है। तो क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञानेतर, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर जो इतर ज्ञान, उस इतर ज्ञान से अबाध्यत्व, इतर ज्ञान से बाधित नहीं है कौन, संसार। अतः इस संसार की, जगत की कौन सी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता हुई। लग गया कि नहीं। फिर प्रातिभाषिक क्या है भाई, तो वो कह रहे ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर भी इतर जो ज्ञान है उस ज्ञान से भी यदि बाधित होता है तो उस चीज को कहेंगे क्या, प्रातिभाषिक व प्रातिभाषिक सत्तावान। जैसे स्वप्न पदार्थ है या रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प है, तो सर्प की कौन सी सत्ता है, प्रातिभाषिक है। क्यों, उस सर्प का बाध होने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना भी, तो ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान, रज्जु का ज्ञान, यम रज्जु हुआ ऐसा ज्ञान, तो उस ज्ञान से भी बाधित हो जाता है, मिथ्या निश्चित हो जाता है कौन, सर्प। अतः सर्प कौन सी सत्ता है, प्रातिभाषिक वही। तो ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञान बाध्यत्व लग गई इतना, ये हुआ तीन सत्ता। अब परिणाम क्या होता है, तो लिखिए परिणाम की परिभाषा, परिणाम बराबर नंबर एक, उपादान समसत्ताकत्वे सति उपादान समसत्ताकत्वे सति उपादान समसत्ताकत्वे सति अन्यथा भावः। अन्यथा भावः। नंबर दो,
पूर्वावस्था त्याग पुरस्सरम, पूर्वावस्था त्याग पुरस्सरम अवस्थांतर प्राप्ति, अवस्थांतर प्राप्ति, अवस्थांतर प्राप्ति। नंबर 3, सोपादान सत्ता, सोपादान सत्ता समसत्ताकत्वे सति, समसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं, कार्यत्वं। हो गया जी? चलो भाई, तो परिणाम क्या बता दिया? उपादान समसत्ताकत्वे सति, उपादान कारण के साथ समान सत्ता वाला होता हुआ जो अन्यथा भाव, उसको कहते हैं क्या? परिणाम। जैसे उपादान कारण है कौन? मिट्टी, और कार्य है कौन? घट। तो मिट्टी का परिणाम है कौन? घट, क्योंकि उपादान कौन? मिट्टी, उसकी कौन सी सत्ता है? व्यवहारिक। और घट की कौन सी सत्ता है? व्यवहारिक। तो उपादान समसत्ताकत्वे सति, उपादान के साथ समसत्ता हुई। और अन्यथा भाव, मिट्टी मतलब घट थोड़ी है, मिट्टी अलग है, घट अलग है। मिट्टी का कार्य घट नहीं कर सकता, घट का कार्य मिट्टी नहीं कर सकती, अन्यथा भाव है। इसलिए मिट्टी का परिणाम हुआ कौन? घट। लग गया? दूसरा लक्षण इसी प्रकार का है, पूर्व अवस्था त्याग पुरस्सरम अवस्थांतर प्राप्ति। मिट्टी ने अपनी जो पूर्व अवस्था है मिट्टी रूपता, उसका त्याग करके अन्य अवस्था को, अन्य आकार को प्राप्त हुई, घट आकार को प्राप्त हुई। अतः मिट्टी का परिणाम हुआ कौन? घट। ठीक है। और स्व उपादान सत्ता, स्व घट, उसका उपादान कारण मिट्टी है कि नहीं, उसकी सत्ता, घट मिट्टी की सत्ता, उस सत्ता के साथ समसत्ता कत्वे सति। तो घट की क्या है? मिट्टी के सत्ता के साथ समसत्ता है, और कार्यत्व भी है किसमें? घट में। अतः मिट्टी का परिणाम हुआ कौन? घट। लग गया अर्थ जी? उसी प्रकार रजत को उपादान कारण जो अविद्या है, उस अविद्या का परिणाम है रजत। बोलेंगे लक्षण घटाओ, तो लक्षण घटित होगा। तो देखिए कार्य कौन है यहां पर? रजत। उसका उपादान कारण कौन है? अविद्या, है कि नहीं? तो उपादान जो अविद्या, उसके साथ समसत्ता वाला है रजत। बोलेंगे कैसे? तो आप बताइए, रजत का उपादान कारण जो अविद्या है, अज्ञान, उसकी कौन सी सत्ता है? प्रातिभाषिक सत्ता है। उस अविद्या की प्रातिभाषिक सत्ता क्यों है वहां पर? ब्रह्म ज्ञान से भिन्न ज्ञान से भी बाधित होती है। प्रातिभाषिक का लक्षण लिखा ना, ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञानवाद्यत्व। तो शुक्ति विषयक जो अविद्या है, उस अविद्या का नाश करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान, शुक्ति का ज्ञान, उस शुक्ति के ज्ञान से भी निवृत्त होती है कौन? शुक्ति विषयक अविद्या, स्थूल अविद्या, शुक्ति चैतन्य उपहित अविद्या, शुक्ति चैतन्य शुक्ति उपहित चैतन्याश्रित अविद्या, स्थूल अविद्या जिसको कहते हैं। तो प्रातिभाषिक सत्ता वाली है। और रजत भी कौन सी सत्ता वाला है? प्रातिभाषिक सत्ता वाला है कि नहीं? और अन्यथा भाव है, अविद्या से अन्य विशेष रूप से दिखाई दे रहा है कौन? रजत। लक्षण घटित हुआ कि नहीं? उपादान समसत्ताकत्वे सति अन्यथा भाव। उसी प्रकार नीचे के दोनों वाले लक्षण भी ऐसे ही है, मतलब अविद्या का परिणाम हुआ कौन? रजत। इतनी बात पता चली। अब आगे चलिए। तो अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है कौन? रजत। चैतन्य का क्या है? विवर्त है। वो कैसे? वो आगे की पंक्ति में आ रहा है, किंतु उसके पहले ये जो मूल पद आया है, परिणामो नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति, आया कि नहीं? तो उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही इसका विग्रह लिख लीजिए थोड़ा।
लिखा है क्या? नहीं ना? तो लिखिए, उपादान समा, उपादान समा सत्ता, उपादान समा सत्ता यस्य उपादेयस्य, यस्य उपादेयस्य बराबर कार्यस्य, कार्यस्य अर्धविराम, तत्कार्यम, तत्कार्यम उपादान समसत्ताकम, तत्कार्यम उपादान समसत्ताकम अर्धविराम, तच्च तत्कार्यम च, तच्च तत्कार्यम च इति, इति उपादान समसत्ताकम कार्यम, इति उपादान समसत्ताकम कार्यम अर्धविराम, तस्य आपत्ति ही, तस्य आपत्ति बराबर कार्याकारेण उद्भव, कार्याकारेण उद्भव। ठीक, चलिए भाई अर्थ। तो उपादान समा, उपादान के समान सत्ता, यस्य उपादेय, जिस उपादेय की, उपादेय, उपादेय मतलब कार्य, तो यस्य उपादेय से अर्थात कार्यस्य, उपादान के साथ समान सत्ता है जिस कार्य की, तत्कार्य, उस कार्य को कहेंगे क्या? उपादान समसत्ताकम, उपादान के साथ समान सत्ता वाला कौन? कार्य। तच्च तत्कार्यम, तच्च मतलब तद उपादान और उसका कार्य, तत्कार्यम च, दोनों कैसे हुए? उपादान समसत्ताकम कार्य, और तस्य आपत्ति, उसकी प्राप्ति मतलब कार्य रूप से उद्भव, तो वही हुआ क्या? परिणाम। लग गया पंक्ति? चलिए, परिणामो नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति। हो गया इतना। अब विवर्त क्या चीज है भाई? तो उसको मूल में बता रहे हैं। विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ताक कार्यापत्ति। दोनों में क्या अंतर है? पहले लक्षण में उपादान समसत्ताक ये पद है, और यहां पर उपादान विषम सत्ताक यह पद है। इतना ही अंतर है, ठीक है ना? तो उपादान के साथ विषम सत्ता वाला जो कार्य, कार्यापत्ति, कार्य की प्राप्ति, उसको कहते हैं क्या? विवर्त। मिला? तो चलिए थोड़ा लक्षण लिख लेते विवर्त का और एक दो। विवर्त बराबर उपादान विषम सत्ताकत्वे सति उपादान विषम सत्ताकत्वे सति अन्यथा भाव, अन्यथा भाव, ये नंबर 1 हुआ। उपादान विषम सत्ताकत्वे सति अन्यथा भाव। नंबर 2, पूर्वावस्थाम अपरित्यज्य, पूर्वावस्थाम अपरित्यज्य एव अवस्थान्तर भानम, अवस्थान्तर भानम। नंबर 3, सोपादान सत्ता, सोपादान सत्ता विषम सत्ताकत्वे सति, विषम सत्ताकत्वे सति कार्यत्वम, कार्यत्वम विवर्तत्वम।
हो गया जी। चलिए अर्थ, उपादान विषम सत्ताकत्वे सति अन्यथा भाव। उपादान से विषम सत्ता वाला होता हुआ जो अन्यथा भाव, उसको कहते हैं क्या? विवर्त। ठीक है। तो उपादान कारण दो प्रकार का होता है। जैसे रजत के लिए उपादान कारण अविद्या भी है, और स्थूल दृष्टि से शुक्ति भी है। क्यों? वहां शुक्ति उपहित चैतन्य। जैसे जगत के लिए उपादान कारण अविद्या भी है, अज्ञान माया, और चैतन्य भी है। फर्क इतना ही है कि अविद्या परिणामी उपादान कारण है और चैतन्य विवर्त उपादान कारण है। लग गया अर्थ? तो उपादान कारण दो तरह का है। क्यों? इसी को अन्य भाषा में लिख सकते हैं, उपादान कारण के दो भेद। क्या दो भेद? तो बताते हैं, उस पर लक्षण घटा लेंगे। तो यहां पर रजत वो क्या है? शुक्ति का विवर्त है और अविद्या का परिणाम। तो अविद्या का परिणाम कैसा है? लक्षण घटा दिया। अब शुक्ति का विवर्त कैसा है? तो कार्य हुआ रजत, और उसका उपादान कारण लेंगे कौन? शुक्ति। अब शुक्ति को लेंगे तो शुक्ति की सत्ता कौन सी सत्ता है? व्यवहारिक सत्ता है। और रजत की सत्ता प्रातिभासिक है। तो उपादान से विषम सत्ता वाला रजत हुआ कि नहीं? और अन्यथा भाव है। शुक्ति अलग चीज है, रजत अलग चीज है। तो उपादान विषम सत्ताकत्वे सति अन्यथा भाव, लक्षण घटित हुआ। तो शुक्ति का विवर्त है कौन? रजत। ठीक है ना? दूसरा लक्षण इसी प्रकार का है, पूर्वावस्था अपरित्यज्य एव अवस्थांतर भानम। भान मतलब प्रतीति। तो पूर्वावस्था का परित्याग न करके, पूर्वावस्था कौन? शुक्ति अवस्था। तो शुक्ति अपने स्वरूप को न छोड़कर, है कि नहीं? अपरित्यज्य एव, किंतु अन्य रूप से प्रतीत हो रही है शुक्ति, रजत रूप से प्रतीत हो रही है। तो पूर्वावस्था में अपरित्यज्य अन्य क्या? एव अवस्थांतर भान। ये क्या हुआ? विवर्त। जगत चैतन्य का विवर्त है, क्योंकि चैतन्य अपनी जो अवस्था है, स्थिति, उसका त्याग न करके अन्य रूप से प्रतीत हो रहा है कौन? जगत। अतः जगत क्या हुआ? अविद्या का परिणाम, माया का परिणाम, और चैतन्य का विवर्त। ठीक है। और एक लक्षण किया ना, सोपादान सत्ता विषम सत्ताकत्वे सति। स्वरजत उसका उपादान कारण है कि नहीं? जो शुक्ति, उस शुक्ति के साथ विषम सत्ता वाला है कौन? रजत। विषम सत्ताकत्वे सति, और कार्य भी है कौन? रजत। तो ये हुआ क्या? विवर्त। तो चलिए मूल में, तो विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति। उपादान विषम सत्ता वाला कार्य, कार्य की आपत्ति, कार्य प्राप्ति, ये हुआ क्या? विवर्त। है कि नहीं? विग्रह उसी प्रकार समझिए, उपादान समसत्ता कार्यापत्ति, इसका विग्रह किया था कि नहीं? उसी तरह इसका भी विग्रह है, उपादान विषम सत्ताक कार्यापत्ति। कैसे? उपादान सत्ता विषम सत्ता, है कि नहीं? तो उपादान के साथ उपादान विषमा सत्ता, यस्य उपादेयस्य कार्यस्य तत्कार्यम उपादान विषम सत्ताकम, तस्य तच्च तत्कार्यम च उपादान विषम सत्ताकम कार्यम, तस्य आपत्ति ही उपादान विषम सत्ता कार्यापत्ति। लग गया अर्थ? हाँ। तो उपादान के दो भेद, परिणामी उपादान कारण और निमित्त उपादान, परिणामी उपादान कारण, विवर्त उपादान। उसी को दूसरी भाषा में लिखते हैं। देखिए एक वाक्य, द्विधम उपादानत्वम, द्विधम उपादानत्वम परिणामित्वम, परिणामित्वम तत्सत्ता प्रदत्वम वा, तत्सत्ता प्रदत्वम वा, तत्सत्ता प्रदत्वम वा, पूर्ण विराम। तत्र आद्यम, तत्र
आद्यम अज्ञानस्य अर्धविराम द्वितीयं तु सत्य ज्ञानानंदात्मक ब्रह्मणः सत्य ज्ञानानंदात्मक ब्रह्मणः सत्य ज्ञानानंदात्मक ब्रह्मणः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। द्विदम उपादान, उपादान दो प्रकार का, एक परिणामी और एक होता है तत्सत्ता प्रदत्व, रजत को सत्ता प्रदान करने वाला। तो उसमें से पहला कौन है? आद्यम, अज्ञान है, परिणामी उपादान कारण। और सत्ता प्रदत्व रूप उपादान कारण कौन है? तो सत्य ज्ञानानंदात्मक जो ब्रह्म, वो क्या करता है? जगत को सत्ता देता है, रजत को सत्ता दे रहा है। चैतन्य की सत्ता से ये सत्तावान है सब चीजें। लगे अर्थ? चलिए अभी मूल में विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता कार्यापत्ति। तो परिणाम की परिभाषा बताई, विवर्त की परिभाषा बताई। अब मूल में घटा रहे हैं। प्रातिभासिक रजतम च अविद्यापेक्षया परिणाम चैतन्यापेक्षया विवर्त इति च उच्यते। प्रातिभासिक जो रजत है, शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है, वो क्या? अविद्यापेक्षया परिणाम। अविद्या का क्या है? परिणाम। और चैतन्य का विवर्त। दोनों में भी लक्षण घटा चुके हैं। चैतन्यापेक्षया विवर्त इति च उच्यते। आगे, अविद्या परिणाम रूपम च तत् रजतम अविद्यावच्छिन्ने इदमावच्छिन्ने चैतन्ये वर्तते। लग गया जी? अविद्या परिणाम रूपम तद रजतम, अविद्या का परिणाम स्वरूप जो वह रजत है, वह कहाँ रहता है भाई? अविद्याधिष्ठाने। उस अविद्या का भी जो अधिष्ठान, कौन? इदमावच्छिन्न चैतन्य है कि नहीं? अविद्या पीछे बताया था कि नहीं? प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा कौन? अविद्या। तो उस अविद्या का कौन? अविद्या शुक्तित्व विषयिनी अविद्या। उस अविद्या का अधिष्ठान कौन है? प्रमातृ चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य, अर्थात इदमावच्छिन्न चैतन्य है कि नहीं? तो रजत का उपादान कारण जो अविद्या, उस अविद्या का अधिष्ठान कौन? इदमावच्छिन्न चैतन्य। अतः वो रजत कहाँ रह रहा है? उस चैतन्य में ही रह रहा है। रजत कहाँ रहेगा? चैतन्य में ही रह रहा है। पंक्ति देखिए, अविद्या परिणाम रूपम तद रजतम, अविद्या का परिणाम स्वरूप जो वह रजत है, तद रजतम अविद्याधिष्ठान है। उस अविद्या का अधिष्ठान जो कौन? इदमावच्छिन्न चैतन्य। उस इदमावच्छिन्न चैतन्य में वर्तते, रह रहा है। मिला पंक्ति? आगे, अस्मन् मते, ये तो एक तो उदाहरण है, तो सालू उदाहरण बताया, किंतु सिद्धांति करे हमारे मत में तो अस्मन् मते सर्वस्य अपि कार्यस्य, जितना भी कार्य है वो सब कहाँ रहता है? स्व उपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियम। जगत में कोई भी कार्य हो वो कहाँ रहता है? अपने उपादान कारण का जो अधिष्ठान वहां रहता है। चाहे घटात्मक कार्य हो, चाहे सर्पात्मक कार्य हो। जैसे कार्य लिया सर्प, उसका उपादान कारण अविद्या, उस अविद्या का अधिष्ठान कौन? रज्जोपैत चैतन्य। उस चैतन्य में ही रहता है कौन? सर्प। जगत में जितना भी कार्य है कहाँ रहता है? वो स्व उपादान अविद्या का जो अधिष्ठान चैतन्य आदि, उस अधिष्ठान चैतन्य ही, तो उस अधिष्ठान चैतन्य में ही आश्रय करके रहता है कार्य। लगा पंक्ति? पंक्ति की अस्मन् मते जितने पदार्थ हो उतने अविद्याएं होते। सबका उपादान कारण तो अविद्या ही है। जैसे जगत कार्य है, उसका उपादान कारण कौन? माया। उस माया का अधिष्ठान कौन? ब्रह्म चैतन्य। अतः जगत कहाँ रह रहा है? ब्रह्म चैतन्य में रह रहा है। तो स्व उपादान भूत जो अविद्या,
उस अविद्या का जो अधिष्ठान उसमें ही सब कार्य रहता है। घटित हुआ कि नहीं? देखिए अस्मन् मते सर्वस्यापि, तो सर्वस्यापि पद आएगी नहीं, सर्वस्यापि वो आ लिखिए प्रातिभाषिकस्य व्यवहारिकस्य च, कार्यस्य का विशेषण है सर्वस्यापि। तो सर्वस्य मतलब कौन? प्रातिभाषिकस्य व्यवहारिकस्य च कार्यस्य। तो प्रातिभाषिक कार्य हो चाहे व्यवहारिक कार्य हो। पंक्ति देखिए, अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य स्व उपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। मिला? तो ये जो पद आया है अंतिम वाला, स्व उपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्, इस पर लिखते एक वाक्य, स्वस्य स्वस्य प्रातिभाषिकस्य व्यवहारिकस्य च, प्रातिभाषिकस्य व्यवहारिकस्य च कार्यस्य उपादान भूतायाः अविद्यायाः यद अधिष्ठानम बराबर अधिकरणम अर्धविराम तदाश्रितत्व नियमात् इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, स्वस्य प्रातिभाषिकस्य व्यवहारिकस्य कार्यस्य, प्रातिभाषिक कार्य हो चाहे व्यवहारिक कार्य हो, स्वपद से कार्य लिया, तो उसके उपादान भूत जो अविद्या, उस अविद्या का यद अधिष्ठान, जो अधिष्ठान है, अधिकरण है, उस अधिकरण अधिष्ठान में ही आश्रित हो रहता है कौन? वह कार्य। लग गया अर्थ? हाँ। आगे क्या है? हो गया ना इतना? हाँ, नियमा आगे चलते हैं। ननु चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती तादात्म्यम। प्रश्न चिन्ह। यहां तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। अभी क्या बताया कि रजत का भी प्रातिभाषिक, ऐसे रजत का भी अधिष्ठान की वह आश्रय कौन है? चैतन्य है। ये बताया कि नहीं? उस पर वो आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। प्रातिभाषिक रजत का आश्रय अधिष्ठान चैतन्य है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे क्यों? तो बता रहे ननु चैतन्य निष्ठ से रजतस्य, रजत कहा मान रहे तुम? चैतन्य में, अर्थात रजत का आश्रय कौन है? चैतन्य। तो यहां शब्द आया ना चैतन्य निष्ठ से, उसका अर्थ लिखिए चैतन्य आश्रितस्य। चैतन्याश्रितस्य बराबर चैतन्ये तादात्म्येन उत्पन्नस्य। चैतन्ये तादात्म्येन उत्पन्नस्य। तादात्म्येन उत्पन्नस्य। ठीक है जी। अब देखो भाई अर्थ, चैतन्य निष्ठस्य मतलब चैतन्य आश्रित, अर्थात चैतन्य में तादात्म्य से उत्पन्न, ऐसा कौन? रजत। तो चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती तादात्म्यम। तो चैतन्य रजत का तादात्म्य किसमें प्रतीत होना चाहिए? चैतन्य में, क्योंकि रजत का आश्रय किसको माना आपने? चैतन्य को।
तो रजत का तादात्म्य किसमें प्रतीत होना चाहिए? चैतन्य में। चैतन्यम रजतम ऐसा प्रतीत होना चाहिए, इदम रजतम ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। प्रतीति जो हो रही इदम रजतम, उस प्रतीति में रजत का तादात्म्य किसके साथ दिखाई दे रहा है? इदम के साथ। इदम जो कि पूर्ववर्ती पदार्थ है, ध्यान दीजिए, पूर्ववर्ती सामने पड़ा हुआ पदार्थ जो इदम, उसके साथ रजत का तादात्म्य प्रतीत हो रहा है। जबकि हे सिद्धांति तुम कहते हो कि रजत का आश्रय चैतन्य है, तो रजत का तादात्म्य चैतन्य के साथ प्रतीत होना चाहिए, पूर्ववर्ती इदम के साथ प्रतीत नहीं होना चाहिए। किंतु रजत का तादात्म्य प्रतीत हो रहा है किसके साथ? इदम के साथ। अतः रजत का आश्रय इदम आदि को मानो, चैतन्य को मत मानो। और चैतन्य को मानते हो तो रजत का तादात्म्य चैतन्य के साथ प्रतीत होना चाहिए। तब इदम रजतम ऐसी प्रतीति न होकर चैतन्यम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। किंतु हो रही है क्या? नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए, ननु चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य मिला कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती तादात्म्यम कथम, ये उसका कहना है। पूर्ववर्ती पदार्थ के साथ रजत का तादात्म्य कैसे नहीं होना चाहिए, ये उसका कहना है। तो पूर्ववर्ती पद आया ना, तो पूर्ववर्ती पर ऊपर लिखे इदम तादात्म्य, मतलब इदम के साथ तादात्म्य कैसे? पूर्ववर्ती कौन है वहां पर? इदम। तो पूर्ववर्ती के ऊपर लिखिए इदम तादात्म्य। ठीक है। इस पूर्व पक्षी के आशय को समझने के लिए एक टिप्पणी लिखते हैं, फिर उत्तर कर लेंगे। लिखिए, यत्र तादात्म्येन उत्पद्यते, तादात्म्येन उत्पद्यते अर्धविराम तदभिन्नतया तदाश्रिततया च प्रतीयते पूर्ण विराम। यथा मृद्घटः अर्धविराम, मृदिघटः इति। आगे तथा चैतन्यम रजतम इति प्रतीयेत, चैतन्यम रजतम इति प्रतीयेत, किंतु न च तथा प्रतीयते, न च तथा प्रतीयते। अर्धविराम। इदम रजतम इति इदम तादात्म्य प्रतीते, इदम तादात्म्य प्रतीते पूर्ण विराम। तच्च अयुक्तम, अर्धविराम। अन्य उपादेयस्य अन्य तादात्म्य अयोगात्, पूर्ण विराम। अतः प्रातिभाषिकस्य रजतस्य
चैतन्य तादात्म्यम युक्तम भवेत्। अर्धविराम। न इदं तादात्म्यम, न इदं तादात्म्यम इति पूर्वपक्षाशयः। अर्थ देखिए भाई, एक नियम बताया, यद यत्र तादात्म्येन उत्पद्यते, जो वस्तु जहां पर तादात्म्य से उत्पन्न होती है, तद वह वस्तु तद आश्रिततया, तद अभिन्नतया, तद आश्रिततया च प्रतीयते। नियम है। जैसे उदाहरण दिया मृद घट, तो पकड़िए यद घट, यत्र मृदी, मिट्टी में, तादात्म्य उत्पद्यते, घट मिट्टी में तादात्म्य से उत्पन्न होता है कि नहीं? इसलिए तद घट, तद अभिन्नतया, मिट्टी अभिन्नतया, तद आश्रिततया, मिट्टी आश्रिततया च प्रतीयते, प्रतीत होता है। बराबर। यथा मृदघट मृदिघट इति, उस प्रकार यदि रजत चैतन्य में तादात्म्य से उत्पन्न हो रहा है और चैतन्य के आश्रित है, तब प्रतीति होनी चाहिए चैतन्यम रजतम। कैसे? देखिए, यद रजतम यत्र चैतन्य तादात्म्येन उत्पद्यते, तो तद रजतम, तद अभिन्नतया चैतन्य अभिन्नतया, तद आश्रिततया चैतन्य आश्रिततया च प्रतीयते, प्रतीत होना चाहिए। वही लिखा फिर आगे, तथा चैतन्यम रजतम इति प्रतीयत, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। जबकि रजत का आश्रय चैतन्य है, तो कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किंतु चैतन्यम रजतम ऐसी प्रतीति होती है क्या? नहीं। फिर लिखा न च तथा प्रतीयते, वैसी प्रतीति नहीं हो रही है। प्रतीति हो रही क्या? इदम रजतम इति, इदम के साथ तादात्म्य की प्रतीति हो रही है। जबकि आपके कहने के अनुसार ऐसी प्रतीति फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने रजत का आश्रय किसको माना? चैतन्य को माना। तच्चायुक्तम, इसलिए इदम रजतम ऐसी प्रतीति होना अयुक्त है। क्यों? कि अन्य उपादेश, अन्य का कार्य अन्य के साथ तादात्म्य रूप से प्रतीत नहीं होता है। कार्य किसका? चैतन्य का। और तादात्म्य किसके साथ प्रतीत हो रहा है? इदम के साथ। वो तो बात ठीक नहीं है। अन्य उपादेयस्य, उपादेय मतलब कार्य, अन्य उपादेयस्य अन्य तादात्म्य अयोगा, अन्य का कार्य अन्य के साथ तादात्म्य रूप से प्रतीत होना होता नहीं है, ऐसा अयोगा। अतः प्रातिभाषिक कस्य रजतस्य, प्रातिभाषिक रजतस्य चैतन्य तादात्म्य, चैतन्य के साथ तादात्म्य प्रतीत होना वो युक्त होता। न इदम तादात्म्यम, इदम के साथ तादात्म्य रूप से प्रतीत होना वो योग्य नहीं है, क्योंकि आपने रजत का आश्रय और रजत का उपादान कारण चैतन्य को माना है। अतः चैतन्यम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, इदम रजतम ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। तो भी इदम रजतम ऐसी प्रतीति क्यों हो रही है, ये प्रश्न। पूर्व पक्षी का प्रश्न क्या है? यदि आपने रजत का आश्रय चैतन्य को माना तो चैतन्यम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, किंतु ऐसी प्रतीति न होकर इदम रजतम ऐसी प्रतीति क्यों हो रही है, बताओ। ये शंका हुई किसकी? पूर्व पक्षी की। वही लिखा है, ननु चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती तादात्म्यम। मिला? अब उच्चते से उत्तर दे रहे, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य